लव लाइफ। दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज खान एंड आज हम बात करने वाले काफी हॉट टॉपिक की, दैट इज द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। सो क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 एंड क्या इसकी वजह से इम्प्लीकेशंस होंगे इस पूरी कंट्री में? यू हैव टू वॉच द होल वीडियो टू नो दिस। सो सबसे पहले कुछ कंट्रीज हैं लाइक सिंगापुर, वहां पे होता है एक प्रॉपर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस मॉडल, जिसकी वजह से अगर किसी लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी रेंट करनी है देन दे कैन अप्रोच द कंपनीज, द एजेंसीज जो कि ये काम करती हैं, एंड फिर उन एजेंसीज से वो टेनेंट्स को वो घर या वो प्रॉपर्टी रेंट करते हैं। एंड इसी वजह से होता ये है कि वहां पे लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स दोनों सेफ फील करते हैं। फिर जो उसका रेंट आता है उसमें से वो एजेंसी अपना कट एंड अपना शेयर रख के बाकी के पैसे दे देती है लैंडलॉर्ड को। इस वजह से वहां उन कंट्रीज में ये पूरा मॉडल और ये पूरा बिजनेस काफी फ्लरिश कर रहा है। बट अब मॉडल टेनेंसी एक्ट आने की वजह से इंडिया में भी ये चीज फ्लरिश करेगी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस एक्ट के बाद इंडिया में दो चीजें बहुत ज्यादा होंगी। दैट इज, सबसे पहले इंडिया का अर्बनाइजेशन रेट बढ़ेगा एंड सेकेंडली जो लॉक्ड होम्स हैं वो अनलॉक होंगे एंड टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स बोथ विल फील मोर सिक्योर। टेनेंट्स आर बेसिकली जो किराए पे घर या किराए पे प्रॉपर्टी लेते हैं, वहां रहते हैं। सो इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ के अर्बनाइजेशन रेट की, तो 2001 में इंडिया का अर्बनाइजेशन रेट था सिर्फ 27%। 2011 में ये बढ़ा एंड हुआ 32%। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर इसी रेट से ये बढ़ता रहा तो 2050 तक इट विल बी 50% एग्जैक्टली। सो अब अगर अर्बनाइजेशन रेट बढ़ेगा तो जरूरी है कि अर्बन एरियाज में एंड शहरों में जगह भी अवेलेबल हो फॉर द टेनेंट्स। सो बेसिकली इस पूरे मॉडल टेनेंसी एक्ट्स की वजह से जो वो घर एंड वो प्रॉपर्टीज जो लॉक्ड पड़ी हैं पूरी कंप्लीट होने के बावजूद भी, they can also be used for tenants and they can also be used for rental purpose. Like the big business companies जैसे बिरला, गोदरेज, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पूरी रेडी है पर सेल आउट नहीं हो पाई। So now they can actually rent them. सेंटर ने इसको अप्रूव कर दिया है बट स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एक्चुअली मॉडिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर ओन टर्म्स। वो अपनी गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं इस पे। सो इसी वजह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें इम्प्लाई हो सकती हैं, पर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। मॉडल टेनेंसी एक्ट की वजह से ये कुछ चीजें हैं जो अप्लाई हो पाएंगी। सबसे पहले जो अर्बन एरियाज में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टीज लॉक्ड पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, उनको अब रेंटल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। सेकेंडली, बिकॉज बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स इंडिया में लीगल डिस्प्यूट्स की वजह से या किसी भी इश्यू में ना पड़ने की वजह से डरते हैं अपनी प्रॉपर्टी रेंट करने के लिए। सो अब एक ये बेनिफिट होगा उनके पास कि अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उन्हें सिविल कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, पर इसके लिए अलग से कोर्ट्स होंगे जहां पे उनका मैटर सॉल्व हो सकता है। एंड ऑल्सो कोई भी वर्बल डील या जबानी बात से आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं फाइट कर सकते और ना ही टेनेंट आपको कोई क्लेम कर सकता है। अगर हम टेनेंट्स की बेनिफिट रेशियो से बात करें तो कुछ स्टेट्स में इंडिया के लाइक महाराष्ट्र, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे होता ये था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अप्रोक्सीमेटली 10 महीने 11 महीने के लिए लेते थे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता था एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग रेंट नहीं कर पाते थे घर। तो अब ये चीज कह दी गई है कि इस एक्ट के बाद रेसिडेंशियल एरियाज के लिए सिर्फ 2 महीने का डिपॉजिट ले सकते हैं लैंडलॉर्ड एंड नॉन रेसिडेंशियल एरिया में मैक्सिमम 6 महीने का डिपॉजिट ले सकते हैं। ऑल्सो अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई इश्यू हो जाता है तो इस पूरे इश्यू को 60 डेज के अंदर सॉल्व करवा दिया जाएगा फ्रॉम द रेंट कोर्ट या रेंट अथॉरिटी एंड सिविल कोर्ट तक जाके ये पूरा मामला नहीं उलझेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पीरियड ऑफ डिस्प्यूट की, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा होता है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस पीरियड में टेनेंट्स यूजुअली रेंट नहीं देते हैं एंड लैंडलॉर्ड्स को नुकसान होता है। तो अब इस एक्ट के बाद ये चीज होगी कि अगर पीरियड ऑफ डिस्प्यूट है तब भी टेनेंट्स को रेंट देना पड़ेगा उस पूरे टाइम के लिए। अगर हम टेनेंट्स की सेफ्टी पर्सपेक्टिव से बात करें तो कोई भी लैंडलॉर्ड अचानक नहीं बोल सकता आपको घर या प्रॉपर्टी खाली करने के लिए 1 महीने के नोटिस के बिना।
इसके अपार्ट जो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट होता है जिसमें हम टेनेंसी पीरियड डिसाइड करते हैं, उस टाइम पे भी कोई भी लैंडलॉर्ड वो जगह, वो प्रॉपर्टी से अपने टेनेंट को एविक्ट नहीं कर सकता। ये चीज इस एक्ट के आने के बाद होगी। और अगर ये सब अप्लाई हो जाए तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है और ये कहना है कि इंडिया में कुछ बहुत ज्यादा फायदे होंगे। लाइक इंडिया का रियल एस्टेट बूस्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे प्राइवेट बिजनेसेस भी बढ़ जाएंगे। एंड इन सब के अलावा जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड का एक आपस में सिक्योरिटी इशू रहता है वो सॉल्व हो जाएगा एंड बहुत सारे लोगों को अकोमोडेशन लेने में ईजी होगा। So this was all about the Model Tenancy Act that we know as of now. To know more about such updates, make sure कि आप चैनल को लाइक करें and hit the bell icon ताकि हम जब भी कुछ कंटेंट डालें तो आपको एक अपडेट मिल सके। And in case आपको ये वीडियो पसंद आई है, make sure to like, comment and share it. And आपके जो भी सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, you can always comment down below. We'll make sure to reach you back. This is the host Ramsha Nawaz Khan. So बैंक्स के एटीएम ट्रांजैक्शन पे जो फी चार्ज होगी वो फी अब बढ़ने वाली है आरबीआई की रीसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। सो हुआ कुछ यूं कि आरबीआई ने रिसेंटली अपनी गाइडलाइंस इशू की हैं जिसके अकॉर्डिंग बैंक्स चाहें तो वो अपनी फी इंक्रीज कर सकते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन पे। मतलब अगर आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या नॉन फाइनेंशियल, आपकी जो फी चार्ज होती है वो बैंक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हमारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जिनमें आप अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करते हैं या आप मिनी स्टेटमेंट डिमांड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो 31 मार्च 2021 के हिसाब से इंडिया में अभी तक लगभग 90 करोड़ डेबिट कार्ड्स इशू हो चुके हैं एंड ऑन साइट एटीएम्स हैं लगभग 1,15,000 से भी ज़्यादा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटीएम का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है वो कितना ज्यादा होता होगा इंडिया में। सो बेसिकली बैंक्स में एटीएम के थ्रू एक फी होती है जिसको हम कहते हैं इंटरचेंज फी। सो इस पे भी असर पड़ेगा इस पूरी गाइडलाइंस के बाद। सो बेसिकली होगा ये कि 1 अगस्त 2021 से ही बैंक्स चाहें तो अपनी इंटरचेंज फी बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे जहां अभी ये फी होती है लगभग 15 रुपए, वहीं ये फी बढ़कर हो सकती है 17 रुपए तक। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे जहां अभी ये फी है 5 रुपए, वहीं ये फी हो सकती है 6 रुपए तक। सो अगर हम बात करें कि कस्टमर्स पे क्या डायरेक्टली असर पड़ेगा, जब हम विड्रॉ करें तो हम पे डायरेक्टली कितना असर पड़ेगा। सो 2022 1 जनवरी से बैंक्स चाहें तो अपनी एटीएम ट्रांजैक्शन की फी बढ़ा सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे। अभी वो फी चार्ज होती है लगभग 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन। 2022 1 जनवरी के बाद हो सकता है ये फी हो जाए 21 रुपए पर ट्रांजैक्शन। अगर आपका सेम बैंक का एटीएम कार्ड है और आप सेम बैंक के एटीएम में यूज करते हैं तो 5 लिमिट होती है हर महीने की 5 ट्रांजैक्शन की जो आपकी फ्री होती है। और अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी और बैंक के एटीएम को यूज करते हैं तो वो लिमिट हो जाती है मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इन सब में 3 की। और वहीं नॉन मेट्रो सिटीज में वो लिमिट हो जाती है 5 फ्री ट्रांजैक्शंस की। सो 1 जनवरी 2022 के बाद ये ट्रांजैक्शन फी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे बढ़ जाएगी 20 से होकर 21 रुपए, और इसका डायरेक्ट कंट्रोल दिया है आरबीआई ने आपके बैंक्स के हाथ में। अगर आपका बैंक चाहे तो ये फी बढ़ा भी सकता है और अगर चाहे तो नहीं भी बढ़ा सकता है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कौन से बैंक का एटीएम यूज करते हैं और आपका अकाउंट किस बैंक में है। एंड इन केस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई भी आपके व्यूज हैं देन मेक श्योर टू ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। This is your host Ramsha Nawaz Khan.
बिहार के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में एक काफी बड़ा महायुद्ध मच चुका है जब से मिस्टर रामविलास पासवान के बेटे मिस्टर चिराग पासवान के खिलाफ जा चुके हैं उन्हीं के पार्टी के 5 एमपी। कुछ यूं है कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके फाउंडर खुद थे मिस्टर रामविलास पासवान, और अब जो पार्टी चला रहे हैं वो है उनके बेटे मिस्टर चिराग पासवान, उन्हीं के पार्टी के 5 एमपीज अब उनके विरुद्ध जा चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि इस पूरी सिचुएशन के पीछे नीतीश कुमार का हाथ हो सकता है कि वो रामविलास पासवान के बेटे से बदला ले रहे हैं। पर क्या क्लैरिटी है इस मामले की, इस पे हम डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते। तो अगर ये 5 एमपीज इनकी पार्टी छोड़ दें तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को लोकसभा में एक बेनिफिट मिल जाए और उनके एमपीज की रेंज बढ़ जाए, जो कि अभी 16 है। 16 से होके वो 21 एमपीज उनके पहुंच जाए लोकसभा में, तो ये पॉसिबिलिटी है। पर वहीं चिराग पासवान को इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी ही एक तरह से खत्म हो जाएगी। इस पूरी सिचुएशन में 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं जो कि मिस्टर चिराग पासवान कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि वो अपने उन 5 एमपीज को पार्टी से निकाल दें, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपनी पार्टी का हेड बना दें अब अपनी मां को। बिहार में हम सब जानते हैं कि वहां की पॉलिटिक्स में जाति, धर्म, कास्ट, इसके बेसिस पे बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं, और इसी वजह से जो पासवान कम्युनिटी है उसका बिहार में वोट बैंक है 6% का। और रामविलास पासवान एक काफी बड़े और फेमस लीडर रह चुके हैं इस पूरी कम्युनिटी के। इसी वजह से बाकी पार्टीज की भी नजर रहती है इस वोट बैंक पे। तो एग्जैक्टली बिहार में होगा क्या, एग्जैक्टली लोक जनशक्ति पार्टी में होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल अगर मिस्टर चिराग पासवान को अपने पापा की तरह वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी मौजूदगी बनानी है तो उन्हें एक्चुअली बिहार जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि आप दिल्ली बैठे बैठे पार्टी बिहार में नहीं संभाल सकते। और क्योंकि मिस्टर चिराग पासवान एक यूथ लीडर हैं और उनका विजन पिछले इलेक्शन में बिहार को लेके काफी अच्छा दिखा था, तो अगर वो जाके वहां पे ग्राउंड वर्क करें, लोगों से मिले जुले, तो ये चांसेस हैं कि वो एक बड़े लीडर के तौर पे उभर सकते हैं। इस पूरी सिचुएशन में आगे की खबरों और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज खान। कोविड की 3rd वेव, क्या कोविड की 3rd वेव आएगी, और आएगी तो कब आएगी, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे? ये वेव क्या पिछली वेव से भी ज्यादा खतरनाक होगी? इन सब सवालों के जवाब के लिए मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो बेसिकली काफी एक्सपर्ट्स इन काफी सारी रिपोर्ट्स ये चीज बोल रही है कि कोविड की 3rd वेव आएगी, और कब आएगी इस पे भी कुछ स्टडीज आ चुकी हैं। सो एनडीटीवी ने रिसेंटली एक सर्वे, एक एनालिसिस रिलीज किया जिसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जो 30 कंट्रीज उन्होंने ली थी उनमें फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में जो डिफरेंस था, टाइम गैप था, वो था लगभग 5 से 6 महीनों का। और इंडिया में वही ये टाइम गैप का डिफरेंस था लगभग 7.5 महीनों का, क्योंकि इंडिया की फर्स्ट वेव की पीक आई थी सितंबर 2020 में और सेकेंड वेव की पीक आई थी मई 2021 में, और फर्स्ट वेव से भी ज्यादा खतरनाक पीक आई थी सेकेंड वेव की पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं हर जगह। अगर हम सिर्फ इंडिया की सेकेंड वेव की बात करें तो इंडिया की सेकेंड वेव में लगभग 320% ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे, 320% ज्यादा की पीक आई थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वेव। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर हम ये बात करें कि अब जब वैक्सीनेशन हो रही है, इतनी सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो क्या इंडिया में कितने परसेंट लोग सेफ हैं जो 3rd वेव में इफेक्ट नहीं हो सकते? सो एनडीटीवी की इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में वो लोग मई 2021 तक जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड थे वो थे लगभग 3.4%, और वहीं वो लोग जो कोविड रिकवर्ड हैं, जिनकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से वो आगे इन्फेक्ट नहीं हो सकते, वो है लगभग 2%। तो ये मिला जुला के इंडिया में सिर्फ 5.4% के अराउंड ही लोग ऐसे हैं जो कि सेफ रह सकते हैं 3rd वेव में भी।
मतलब अभी भी 90% से ज्यादा इंडिया रिस्क पे है थर्ड वेव में इन्फेक्ट होने के लिए। दुनिया के कुछ कंट्रीज में सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव भी आ गई है, जैसे कि यूके, इटली और यूएस। तो अगर हम इनके टाइम गैप की बात करें कि इनकी सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में कितना टाइम डिफरेंस था, जिसकी वजह से हम एक प्रिडिक्शन लगा सकें कि इंडिया में थर्ड वेव हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगी, तो यूके में ये टाइम गैप था लगभग 8 हफ्तों का, इटली में ये टाइम गैप था लगभग 17 हफ्तों का और यूएस में ये टाइम गैप था लगभग 23 हफ्तों का। सो अगर इंडिया की बात करें तो एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स का कहना है कि इंडिया में थर्ड वेव आने के चांसेस हैं नवंबर एंड तक या दिसंबर स्टार्टिंग तक, अभी तक मौजूद डेटा के अकॉर्डिंग। सो ये तो बात हो गई कि थर्ड वेव कब आएगी, और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि डोंट यूज इफ, बिकॉज इफ थर्ड वेव विल कम इज नो सच प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थर्ड वेव आएगी इंडिया में इस पूरी सिचुएशन में जहां पे वायरस इतना ज्यादा म्यूटेट कर रहा है एंड इंडिया में अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव सिर्फ कुछ ही पॉपुलेशन पे कंप्लीट हो पाई है। सो अगर हम इंडिया की बात करें वैक्सीनेशन की, तो रिसर्चर्स ये कह रही हैं कि डेली अगर लगभग 9 से 10 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जाए इंडिया में, तब जाके ये पीक इतनी नहीं आएगी और इंडिया की थर्ड वेव में इतना नुकसान नहीं होगा। और अगर वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुई तो लगभग डेली 10 लाख केसेस रिपोर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं थर्ड वेव में। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें कि इस पूरी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए या क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो जवाब है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द की। जितनी जल्दी हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगी उतना बेहतर होगा किसी भी वेव से फाइट बैक करना। और इसीलिए स्टडीज का कहना है कि डेली लगभग 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा इंडिया को आने वाले 3 महीनों में, ताकि वो आगे आने वाली वेव में बचा सके इस कंट्री को और सेकेंड वेव जैसी हालत ना हो। वहीं इसी के साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन के साथ ही ध्यान दिया जाए सर्वेलेंस पे। सर्वेलेंस में आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराएं और उसी के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराएं, क्योंकि वो जरूरी है एक रिकॉर्ड रखने के लिए या फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। जिस हिसाब से वायरस की म्यूटेशन हो रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर्वेलेंस अच्छी तरह से करवाया जाए और किया जाए। सो दिस वाज ऑल जो कि अभी तक रिपोर्ट स्टडीज सजेस्ट कर रही है थर्ड वेव के रिगार्डिंग। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है थर्ड वेव कब तक इंडिया में आ सकती है, एंड थर्ड वेव में क्या सेकेंड वेव के जितना ही नुकसान होगा आपके हिसाब से। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव लाइफ। दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज खान। अभी रिसेंटली न्यूज में एक हेडलाइन आई थी दैट some of the US disease experts are basically predicting that if we don't find the origin of COVID-19, then there are chances कि हम COVID-26 and COVID-32 भी experience करें। So to know about this whole situation, stay tuned with us. So firstly हुआ ये कि पहले तो we got the theory कि COVID-19 has been originated and has originated from the bats in China, Wuhan. But recently अभी हाल फिलहाल में ही एक रिपोर्ट आई थी अकॉर्डिंग टू विच COVID-19 इज लुकिंग लाइक अ लैब लीक फ्रॉम वुहान। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 of the lab researchers in Wuhan were having symptoms like COVID in November 2019 only. So अगर हम यूएस के कुछ एक्सपर्ट्स लाइक मिस्टर स्कॉप who was in the Food and Drug Administration during Trump and abhi he is one of the board members for Pfizer company. So अगर उनकी सुने तो he is saying that there are high chances that the theory that COVID was actually due to a lab leak is possible.
वहीं दूसरी तरफ चाइना हैज कंप्लीटली डिनाइड दिस होल थ्योरी एंड इज टेकिंग टू द फैक्ट दैट कोविड हैज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैट्स एंड वहां से ये ट्रांसमिशन ह्यूमंस में आया है. बट various experts from US, UK and all over the world are actually requesting WHO and the whole world to stand together and to find the origin कि COVID-19 actually कहाँ से originate हुआ है, so that we don't experience any COVID-26 or COVID-32. Because अगर origin नहीं पता चला, then there are high chances that we can experience 2 more such situations. So until then, stay tuned with us to know any such further updates, and also make sure that you like the video, comment and share, and also subscribe to our channel and hit the bell icon. वेलकम टू लव लाइफ. दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज खान. कोविड का एक नया वेरिएंट आ चुका है. आई एम श्योर आप सबने ये बात न्यूज में सुनी होगी. सो क्या है एग्जैक्टली ये नया वेरिएंट, ये आया कहाँ से, कैसे डिटेक्ट हुआ और इसके सिम्टम्स क्या होंगे. सो बेसिकली हुआ ये है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पूना में है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है. उन्होंने ये चीज बताई है कि कोविड का एक नया वेरिएंट आ गया है, वो है B11282. क्योंकि कोरोना एक वायरस है, वायरस म्यूटेट होता रहता है. हम सब ने ये चीज देखी है कि कोविड जैसे स्टार्टिंग में आया था दिसंबर 2019 में, और जो अभी है काफी म्यूटेशंस आ चुके हैं. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह के म्यूटेशंस रिपोर्ट हुए हैं. अलग अलग म्यूटेशंस में अलग अलग सिम्टम्स भी रिपोर्ट हुए हैं. सो ये जो नया वेरिएंट है ये डिटेक्ट हुआ था इंटरनेशनल पैसेंजर्स के थ्रोट और नेजल स्वैब से, जो कि आए थे ब्राजील और यूके से. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में जो है उसके अकॉर्डिंग इस वेरिएंट के काफी ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं, एंड ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन सकता है अगर इसकी सीक्वेंसिंग करके इसकी सारी इंफॉर्मेशन लेके और इसको रोका नहीं गया तो. सो हो ये सकता है कि अगर कोई इंसान इससे इफेक्ट हुआ, किसी को इससे इन्फेक्शन हुआ, तो सबसे पहले तो उसे बाकी सारे सिम्टम्स की तरह फीवर, कॉफ ये सब होगा, पर उसके साथ साथ इस वेरिएंट की वजह से आपके लंग्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है. आपके लंग्स मतलब आपके फेफड़े काफी ज्यादा डैमेज हो सकते हैं. WHO का वहीं दूसरी तरफ ये कहना है कि जो एक और कोविड का वेरिएंट है, जो कि जिसे डेल्टा वेरिएंट के नाम से जाना जा रहा है, जो कि B1617 है, वो इंडिया की सेकेंड कोविड वेव जो आई उसके लिए जिम्मेदार हो सकता था, और उसको भी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है. अब सवाल ये उठता है कि क्या जो वैक्सीनेशन चल रही है ये इफेक्टिव होगी इन वेरिएंट्स के लिए. सो अगर हम ये न्यू वेरिएंट B11282 की बात करें तो रिपोर्ट्स और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अगर किसी ने कोवैक्सिन की दोनों डोजेस ली हैं तो काफी ज्यादा वो डोजेस इफेक्टिव रहेंगी. और अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो ये यूके में भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था, एंड वहां पे भी यही कहा जा रहा है कि अगर किसी ने अपनी वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस कंप्लीट की हैं तो वो इंसान फिर भी बहुत हद तक सेफ रहेगा. सो दिस वाज ऑल जो कि अभी तक इसके बारे में पता है. बाकी आगे कुछ अपडेट आएगी तो वी विल अपलोड इट श्योरली, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अगर हम कोई कंटेंट पोस्ट करें तो आप अपडेटेड हो सकें. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग तो कमेंट डाउन बिलो, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो टू. हेलो, वेलकम टू लव लाइफ. दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज, एंड आज हम बात करने वाले हैं काफी बजिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक की, विच इज क्रिप्टो करेंसी. सो व्हाट इज एग्जैक्टली क्रिप्टो? आई एम श्योर आप सब ने इन दिनों क्रिप्टो, बिटकॉइन ऐसे वर्ड्स जरूर सुने होंगे. सो क्रिप्टो करेंसी है द डिजिटल कॉइन, और अगर एक्सपर्ट्स की हम सुने देन दे से दैट इट इज द करेंसी ऑफ द फ्यूचर, विच इज द डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट. Cryptocurrency is based on the technology of blockchain
दैट इज कि आपके ट्रांजैक्शंस का सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, many experts are saying that it will be the investment of the future too. अगर हम देखें तो दुनिया में इस टाइम पे जो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, they have even launched their own crypto like Facebook did, and there are many global giants which are planning to launch the same. Currently, the whole combined value of the cryptocurrencies in the whole world is approximately 1.82 trillion US dollars. And the highest ranked cryptocurrency जो कि Bitcoin है, it is itself approximately of worth 760 million US dollar. So right now पूरी दुनिया में इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज है, like Bitcoin is there, Ether is there, Dogecoin is there, and अगर हम सबको कंबाइन कर दें then there are approximately 6700 crypto currencies. काफी लोगों का ये सवाल रहता है that whether crypto is safe or is it legal? So the answer is क्रिप्टो की सेफ्टी पॉइंट से अगर हम बात करें then crypto currency is highly volatile. क्योंकि जहां एक तरफ इट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर, वहीं दूसरी तरफ जस्ट लाइक द स्टॉक मार्केट्स, दिस इज द गेम ऑफ रिस्क, जहां आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी. अब अगर हम बात करें वेदर इट इज लीगल, सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप रहते कहाँ हैं, द कंट्री यू लिव इन. बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज ने जहां इसको लीगलाइज किया हुआ है, वहीं बहुत सारी कंट्रीज ने लाइक चाइना हैव डिक्लेयर्ड क्रिप्टो करेंसी एज इलीगल. And the countries like US have declared crypto as legal, and वहाँ काफी big companies are even accepting their payments in the mode of bitcoins. And अगर हम इंडिया की बात करें स्पेशली, then there are countries like India जिन्होंने अभी तक क्रिप्टो करेंसी पे as such कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए नहीं हैं. So in case you are thinking to invest in cryptocurrencies, make sure that you study well about it and you check your profit and loss ratio very well, and let us know in the comment section below what else you need to know about the cryptocurrencies so that we can let you know about the same. Thank you for watching, and in case you like the video, make sure that you like the video, comment, share and subscribe to our channel and hit the bell icon so that whenever we Welcome to Love Life. This is your host Ramsha Nawaz Khan. So दिल्ली मुंबई का एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा अभी तक. एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2019 में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2023 तक. तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर, जो कि अभी लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा का होता है, वो हो जाएगा सिर्फ 12 घंटे के टाइम का. इस पूरे एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में 5 स्टेट्स कनेक्ट होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एंड ये एंड होगा महाराष्ट्र में. और इस प्रोजेक्ट में लगभग 8 लेन्स बनाई जाएंगी ताकि 4 लेन्स जाएं एक डायरेक्शन. इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट होगा गुड़गांव के सोहना में एंड एंडिंग पॉइंट होगा इसका मीरा भयांदल मुंबई में. इस पूरे एक्सप्रेसवे में 2 एक्सटेंशन होंगे. पहला एक्सटेंशन होगा दिल्ली के सराय काले खां से लेके एक्सप्रेसवे तक, और दूसरा एक्सटेंशन होगा हमारा मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर एक्सप्रेसवे. और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर ये पूरा एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर दे दिल्ली से मुंबई और जितनी जल्दी बन पाए, तो कुछ बेनिफिट्स होंगे जो कि होंगे ऐसे कि सबसे पहले तो आपका टाइम सेव होगा. जहां अभी आपको दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली आने में 24 घंटे से ज्यादा लगते हैं, वहीं आप 12 घंटे में ये सफर पूरा कर पाएंगे. दूसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स काफी होंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के यूज में आने के बाद लगभग 9% की लॉजिस्टिक्स कट डाउन हो जाएंगे, फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि लगभग 32 करोड़ लीटर पर ईयर का फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा अगर ये एक्सप्रेसवे यूज में आ जाए. पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब दिल्ली से मुंबई के लिए ऑलरेडी हमारा एक एक्सप्रेसवे है जो कि NH48 है, विच इज अ पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी जरूरत क्या थी? सो NH48 ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ओवरबर्डन है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में उस पर ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा, एंड वहां पे ट्रैफिक की भी
चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम हमारी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रो सिटीज जो कि दिल्ली और मुंबई हैं उनको कनेक्ट कर पाए कम टाइम पर। सवाल अब ये उठता है कि अगर इतना बड़ा कोई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तो उसका हमारे इन्वायरमेंट और हमारी वाइल्ड लाइफ पे कितना असर पड़ेगा। इसी वजह से जो दो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इससे कनेक्ट होंगी, जो कि है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथंभौर नेशनल पार्क, इनमें 8 एनिमल क्रॉसिंग्स बनाए जाएंगे। क्योंकि जब एक्सप्रेसवे बनेगा तो वो इन पार्क्स के बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा एंड ये चांसेस रहते हैं यूजुअली कि बीच में एनिमल्स क्रॉस करते हैं तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए 3 एनिमल अंडरपासेस बनेंगे और 5 एनिमल ओवरपास बनेंगे। और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट के कंसर्न को लेके ये बोला गया है कि हर 500 मीटर पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम सेट किया जाएगा। और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के लिए ये कहा गया है कि हर 500 मीटर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम सेटअप कराया जाएगा और हर इंटरचेंज और टोल प्लाजा पे सोलर पावर लाइट्स का सिस्टम भी सेटअप कराया जाएगा। टू नो द फर्दर अपडेट्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Also like, share and comment on the video so that we can stay connected to you. Hello, welcome to Love Life. This is your host Ramsha Nawaz Khan. इजराइल में इस टाइम पे काफी अलग सी सिचुएशन है क्योंकि वहां के जो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, अब वो अपनी कुर्सी से हट चुके हैं एंड उनकी जगह वहां पे एक नए पीएम आ चुके हैं मिस्टर नेफ्टली बेनेट। सो एग्जैक्टली हुआ कैसे एंड कब, ये जानने के लिए मेक श्योर टू वॉच द होल वीडियो। सो इजराइल की पूरी पार्लियामेंट में वोटिंग हुई जिसके बाद सिर्फ एक वोट की मेजोरिटी से मिस्टर नेफ्टली बेनेट बन गए हैं इजराइल के न्यू पीएम। और उन्होंने जिनको रिप्लेस किया है वो हैं इजराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये कहा जाता है कि वो इजराइल के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के साथ साथ ये भी चीज थी कि वो 5 बार इजराइल के पीएम रह चुके हैं। सबसे पहली बार जब वो इजराइल के पीएम बने तो वो बने थे 1996 से लेकर 1999 तक, और दूसरी बार जब वो इजराइल के पीएम बने तो वो टाइम था 2009 से लेकर 2021 का। इस पूरे टाइम में मिस्टर नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे वक्त के रहे पीएम रह चुके हैं। तो वहां के पार्लियामेंट में जो वोटिंग हुई वो कुछ यूं हुई कि मिस्टर नेतन्याहू को मिले 59 वोट और मिस्टर नेफ्ताली को मिले 60 वोट, और इस एक वोट की वजह से हो सकता है पूरी दुनिया पे इसका फर्क दिखे। सो मिस्टर नेफ्ताली बने हैं इजराइल के 13th पीएम और वो पीएम रहेंगे सितंबर 2023 तक, जिसके बाद जो इस पूरी कोalition के हेड होंगे एक सेंट्रिस्ट लीडर, वो उन्हें फॉलो करेंगे एज दी पीएम। पर मिस्टर नेतन्याहू ने इतनी इजीली अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। उन्होंने जाते जाते एक रिमार्क दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है जो कि काफी ज्यादा चिंता का विषय है नेफ्तली और उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि नेतन्याहू ने ये बोला है वी विल बी बैक, मतलब हम बाउंस बैक करेंगे, और सिर्फ एक वोट की मेजोरिटी है तो पासा किसी भी तरफ कभी भी पलट सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, क्या नेफ्तली की सरकार चलेगी या नेतन्याहू वापस आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या पासा किस तरफ पलटेगा, कब पलटेगा, ये सब जानने के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड फॉर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो टू। हेलो, वेलकम टू लव लाइफ। दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज खान। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके कुछ डिमांड्स हैं जिस वजह से ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। सो आखिर क्या है ये डिमांड्स एंड आखिर क्यों गवर्नमेंट इन डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही। सो बेसिकली हुआ ये कि 31 मई से मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स ने एक प्रोटेस्ट की स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, और ये शुरू हुई क्योंकि उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी कि हमारी ये डिमांड्स पूरी की जाए। सो बेसिकली उन्होंने डिमांड की कुछ चीजें। सबसे पहले उनकी डिमांड थी कि उनकी जो स्टाइपेंड है उसमें 24% का इंक्रीज किया जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि उनकी स्टाइपेंड में हर साल 6% का इंक्रीज होना चाहिए।
तीसरी डिमांड ये थी कि जो डॉक्टर्स इस टाइम पे कोविड ड्यूटी में हैं उन्हें 10 नंबरों वाला एक गेजेटेड सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ताकि आगे जाके अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब करनी हो तो उन्हें उसमें आसानी हो। अगली डिमांड ये थी कि डॉक्टर्स की जो पीजी के बाद रूरल पोस्टिंग होती है उसको कोविड पोस्टिंग से बदलने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। और एक डिमांड ये भी थी कि अगर कोई डॉक्टर जो कोविड पे पोस्टेड है वो या उसकी फैमिली में से कोई बीमार पड़ जाए तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए और उनके लिए बेड्स रिजर्व होने चाहिए। तो ये थी वो डिमांड्स जो गवर्नमेंट नहीं मानी और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट चलता रहा। एंड में जाके गवर्नमेंट कोर्ट तक गई। फिर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स को ये ऑर्डर दिया कि ये प्रोटेस्ट इलीगल है और फौरन इसे खत्म करके डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पे लौटे। जब डॉक्टर्स ने ये बात नहीं मानी, कोर्ट के ऑर्डर फॉलो नहीं हुए, तो 6 मेडिकल कॉलेजेस ने अप्रोक्सीमेटली 460 से ज्यादा डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशंस कैंसिल कर दिए और इसी वजह से ये मामला और ज्यादा भड़क गया और लगभग 3,500 से ज्यादा डॉक्टर्स ने रिजाइन कर दिया है मध्य प्रदेश में। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार उनकी बाकी सारी डिमांड्स तो मानने को तैयार है, पर 2 ऐसी डिमांड्स हैं जो वो नहीं मान रही। वो है एक कि पीजी के बाद जो उनकी रूरल पोस्टिंग की जगह कोविड पोस्टिंग से बदलने की कमेटी की डिमांड है और दूसरी जो वो 10 नंबरों वाला गेजेटेड सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार का ये कहना है कि डॉक्टर्स इस पूरी सिचुएशन और इस कोविड के हेल्थ केयर क्राइसिस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर हमें फायदा ही उठाना होता तो हम ये चीज तब करते जब कोविड के केसेस सबसे ज्यादा पीक पे थे, ना ही कि अब जब केसेस कम हो रहे हैं। सो आपको क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन में क्या टेक सही है? क्या सरकार को डॉक्टर्स की डिमांड मान लेनी चाहिए? क्या डॉक्टर्स को अपनी स्ट्राइक खत्म कर देनी चाहिए? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड इन केस अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। कुछ ऐसा ही माहौल है इस टाइम पे, क्योंकि यूपी की महिला आयोग की सदस्य मिस मीना कुमारी ने ये चीज कही है कि लड़कियों को फोन नहीं देना चाहिए या लड़कियों को ज्यादा फोन यूज नहीं करना चाहिए। सो हुआ ये कि जब एक मीडिया पर्सन ने एक इंटरव्यू में मिस मीना कुमारी जी से ये पूछा कि इंडिया में और स्पेशली यूपी में इतने ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के या रेप केसेस, तो इसका रीजन क्या है? तो उस पे उन्होंने ये चीज कही कि हाँ, वुमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा कंसर्न है हम सब के लिए। पर इसी के साथ साथ हमें एक और चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो है कि लड़कियों को जरा फोन से दूर रखा जाए, क्योंकि उनके स्टेटमेंट के हिसाब से लड़कियां जब ज्यादा फोन पे बात करती हैं या ज्यादा फोन इस्तेमाल करती हैं या ज्यादा बाहर आती जाती हैं तो इससे उनकी जिंदगियों पे गलत असर पड़ता है और कुछ केसेस में तो लड़कियां घर से भागकर शादी कर लेती हैं इस वजह से, क्योंकि वो फोन पे रात भर बात करती रहती हैं और कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता। इसी के साथ इन्होंने इस पूरी सिचुएशन में जिम्मेदार ठहराया लड़कियों की मम्मियों को भी, कि जो मम्मियां हैं घर पे वो अपनी बेटियों पे ध्यान नहीं देती और सारी लेडीज को ये जरूरत है कि वो अपनी बेटियों पे ध्यान दें कि उनकी बेटियां कर क्या रही हैं फोन पे। जब इस बात पे, इस इंटरव्यू के बाद जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई और हर जगह से लोगों ने इसके अगेंस्ट ट्वीट करना शुरू कर दिया और स्टेटमेंट्स दिए, तब जाके उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये चीज बोली कि उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है और उनकी बातों का ये बिल्कुल मतलब नहीं था और दरअसल उनकी बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सो इस पूरी सिचुएशन में तो फिलहाल बात इतनी निकल रही है कि क्या लड़कियों को फोन यूज करना चाहिए, लड़कियां क्या फोन यूज करके बिगड़ रही हैं? आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि उनके इंटरव्यू के बाद जहां एक तरफ
लोग इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट थे, वहीं कुछ लोग थे जो इसके फेवर में भी ट्वीट कर रहे थे कि हाँ, फोन बहुत बड़ा रीजन है लोगों के बिगड़ने का या जो हमारी सोसाइटी में क्राइम्स हैं उसका। ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड टू यू। हेलो, वेलकम टू लव लाइफ। दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज खान। सो रिसेंटली मुंबई में हुआ कुछ ऐसा है कि 1100 पेशेंट्स जो कि कोविड रिकवर्ड थे कंप्लीटली, वो वापस हॉस्पिटल आए हैं विद द कंप्लेन ऑफ निमोनिया, ब्लैक फंगस एंड ऑल्सो साइटोकाइन स्टॉर्म। सो हुआ क्या एग्जैक्टली? टू नो दैट वॉच द फुल वीडियो। सो मुंबई में भी रिसेंटली 1100 पेशेंट्स जो कि फुल्ली कोविड रिकवर्ड थे वो वापस हॉस्पिटलाइज हुए हैं, दैट टू आईसीयू में, बिकॉज उनके अंदर काफी सीवियर क्रिटिकल सिम्टम्स आए हैं लाइक निमोनिया के, ब्लैक फंगस के एंड साथ ही साथ साइटोकाइन स्टॉर्म। सो निमोनिया एंड ब्लैक फंगस आई एम श्योर आप सबको अभी तक पता होगा होता क्या है। साइटोकाइन स्टॉर्म इज बेसिकली जब आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी खुद के टिश्यूज को अटैक करना शुरू कर देती है rather देन फाइटिंग द वायरस, एंड इसी वजह से काफी एडवर्स कंडीशन हो जाती है एंड कुछ कुछ केसेस में पेशेंट्स की डेथ तक हो जाती है। सो मुंबई में यही हुआ है एंड इसी वजह से 1100 पेशेंट जो कि फुल्ली कोविड रिकवर्ड थे अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनमें से कुछ आईसीयू में भी हैं। इसी वजह से मुंबई में लगभग 70% वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं और साथ ही साथ 60% आईसीयू बेड्स भी ऑक्यूपाइड हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पोस्ट कोविड जब आप डिस्चार्ज हो जाएं, जब आप रिकवर हो चुके हैं, तब भी ये चीज जरूरी है कि आप लगभग 3 महीने के लिए अपने सिम्टम्स मॉनिटर करें और अपनी बॉडी मॉनिटर करें कि अगर कोई भी सिम्टम अगर आपको एक्सपीरियंस होता है फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हो ये रहा है एक्सपर्ट्स एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि जितने भी कोविड रिकवर्ड लोग हैं उसमें से लगभग 5% पेशेंट्स वापस आ रहे हैं विद एडवर्स सिम्टम्स, और साथ ही साथ इस पूरी कंडीशन में फैटेलिटी रेट है आपकी 2% की। इसी वजह से काफी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सिम्टम्स को क्लोजली मॉनिटर करें और साथ ही साथ अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते रहें। दिस वाज ऑल फॉर द अपडेट फॉर टुडे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, and in case you have any questions regarding the video, drop in the comment section below. Like and share the video too. Hello, welcome to Love Life. This is your host Ramsha Nawaz Khan. So, is it possible कि आपको 2 अलग-अलग वैक्सीन की डोजेस लगाई जाएं या फिर आपको कोविशील्ड की सिर्फ एक डोज लगाई जाए and that will be safe? So, to know about it, watch the whole video. सो फर्स्टली अगर हम बात करें कि इंडिया की न्यू वैक्सीन पॉलिसी क्या है, सो इंडियन गवर्नमेंट इज बेसिकली प्लानिंग टू डू सम चेंजेस इन देयर न्यू वैक्सीन पॉलिसी, व्हिच इज कि या तो 2 अलग अलग वैक्सीन की डोजेस को मिक्स किया जाएगा, मतलब आपको फर्स्ट टाइम में किसी और वैक्सीन की डोज दी जाएगी एंड सेकेंड डोज पे आपको दूसरी वैक्सीन लगेगी। ये आइडिया आया जब इंडिया में 20 लोगों को एक्सीडेंटली 2 अलग अलग वैक्सीन लगा दी गई। गवर्नमेंट ने जब उनका रिव्यू किया सो दे फाउंड आउट कि एज सच कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं हो रहे थे, एंड दैट इज व्हाई दिस आइडिया केम अप कि वी कैन स्टडी इट एंड सी कि अगर ऐसा पॉसिबल है या नहीं। द सेकंड आइडिया इज कि कोविशील्ड की सिर्फ एक डोज लगे, क्योंकि अभी कोविशील्ड की 2 डोजेस लग रही हैं। रिसेंटली व्हाट गवर्नमेंट डिड वाज कि कोविशील्ड की डोजेस के बीच में जो गैप था which was earlier 6 to 8 weeks, उसको इंक्रीज करके 3 महीने का गैप कर दिया गया। And that has been done for the same, क्योंकि गवर्नमेंट wants to see कि अगर फर्स्ट डोज के बाद ही इतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं that the person can be safe from COVID, because अगर हम बाकी वैक्सीन देखें जो कि सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, जस्ट लाइक द कोविशील्ड और द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लाइक स्पुतनिक एंड जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, तो उसमें भी एक ही डोज लग रही है वैक्सीन की, and that is why government wants to see if this can work, because government is planning कि वो हर महीने में जुलाई से approximately डेली 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएं, and approximately हर महीने government will be trying to procure 30 to 32 crores of vaccine doses,
एंड इसमें से अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ डोजेस विल बी ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन. So let us know in the comment section below what do you think of this whole situation and what do you think कि क्या ये चीज work करेगी and will the two vaccines which will be mixed will that be helpful? So let us know in the comment section below that what do you think? What is the better option, to go for one Covishield dose or to go for mixing of two vaccines? And in case you like the video, make sure to comment on it, share it, and like the video and subscribe to our channel, and also hit the bell icon so that whenever we post any content you get updated. वेलकम टू लव लाइफ. दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज खान. अभी कुछ ही दिनों से न्यूज में एक चीज आ रही है, दैट इज कि आगरा के एक हॉस्पिटल, दैट इज पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से 22 पेशेंट्स की मौत हो गई. अब इस पे स्टोरी के दो साइड्स आ रहे हैं. एक तरफ जहां वहीं के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की एक वीडियो लीक हुई है जिसमें क्लियरली वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के एक मेंबर ये चीज बोल रहे हैं कि उन्होंने मॉक ड्रिल करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्होंने 5 मिनट के लिए हॉस्पिटल का ऑक्सीजन सप्लाई कट डाउन कर दिया था टू चेक कि कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे. एंड इसी वजह से उसी वीडियो में दे आर सेइंग कि लोग नीले पड़ना शुरू हो गए एंड अल्टीमेटली 22 लोग मर गए. बट जब ये वीडियो पूरी तरह से इंटरनेट पे वायरल हो गई एंड जब सारे मीडिया हाउसेस एंड पूरी कंट्री ने उस हॉस्पिटल पे और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठाना शुरू कर दिए, तब जाके वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि 26 अप्रैल जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है उस दिन उनके हॉस्पिटल में 22 लोगों की मौत हुई ही नहीं है. एंड ये वीडियो उनके मतलब की नहीं है, उनका इस वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है और इस वीडियो में बताई गई बातें सच नहीं है. हॉस्पिटल ने ऐसी कोई मॉक ड्रिल नहीं की थी. इस पूरे मामले में एज सच क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है बिकॉज जो वहां के डीएम है आगरा के, वो भी ये चीज बोल रहे हैं कि उनके पास ऑन रिकॉर्ड 22 मौतों का मेंशन नहीं है फॉर 26 अप्रैल. पर क्योंकि वीडियो इतनी स्ट्रांगली वायरल हुई है एंड वीडियो में इतनी ज्यादा बातें निकल के आई हैं कि अब दोबारा से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर सच क्या है. क्या हॉस्पिटल ने मॉक ड्रिल कंडक्ट की थी, और अगर मॉक ड्रिल कंडक्ट की थी तो क्या उसकी वजह से 22 लोगों की मौत हुई है? फिलहाल तो ये पूरे देश का सवाल बन के रह गया है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस होल केस? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्या हुआ है एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट. एंड इन केस अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. Hello everyone, welcome to Love Life. This is your host Ramsha Nawaz. So I'm sure आप सबको भी ये पता है कि इंडिया में इस टाइम पे वैक्सीन की कमी चल रही है एंड कुछ स्टेट्स ने तो अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस ही रोक दिया है. बट क्या आपको ये पता है कि इंडिया में एक नई वैक्सीन आने वाली है एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री देयर आर हाई चांसेस कि द मच अवेटेड वैक्सीन फाइजर इंडिया में जुलाई बिगनिंग से आना स्टार्ट हो जाए. फाइजर कंपनी का ये कहना है कि देयर आर चांसेस दैट बाय द एंड ऑफ 2021 फाइजर इंडिया को 1.6 बिलियन डोजेस प्रोवाइड करवा सकता है. फाइजर एंड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन हैव बीन टेस्टेड सेफ फॉर द यूज ऑफ इंडियन वेरिएंट फॉर कोविड, बट एट द सेम टाइम आवर ओन वैक्सीन दैट इज द कोवैक्सीन, उसकी भी प्रोडक्शन इंक्रीज की जा रही है. जहां इस टाइम पे कोवैक्सीन की प्रोडक्शन इंडिया में 10 मिलियन डोजेस है, वहीं इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड द कंपनी भारत बायोटेक इज ट्राइंग कि वो कोवैक्सीन की प्रोडक्शन को 100 मिलियन डोजेस पे लेके जाएं ताकि इंडिया की वैक्सीन डिमांड को वो पूरा कर पाए. So let us know in the comment section below that what do you think about all these vaccines, and do remember to like, share and comment on the video and subscribe to our channel and hit the bell icon. Hello, welcome to Love Life. This is your host Ramsha Nawaz Khan. क्या 5,50,000
50,000 रुपए पर सेकंड के हिसाब से जमीन का रेट महंगा होते आपने देखा है? ये सवाल है आपके नेता मिस्टर संजय सिंह का राम जन्मभूमि ट्रस्ट से। सो बेसिकली हुआ कुछ यूं है कि 13 जून को समाजवादी पार्टी के लीडर मिस्टर पवन पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा और गंभीर इल्जाम लगाया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे। सो 13 जून को समाजवादी पार्टी के लीडर मिस्टर पवन पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और गंभीर इल्जाम लगाया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे कि उन्होंने इस जमीन की खरीद और रजिस्ट्रेशन में 16.5 करोड़ रुपए का स्कैम किया है। क्योंकि मिस्टर पवन पांडे के हिसाब से जो जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ के बेनामे पे ली गई थी, उसी जमीन का रजिस्ट्रेशन ठीक 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में कराया गया है इस ट्रस्ट से। और जो दो गवाह होते हैं बेनामे के वक्त और रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो दोनों भी सेम हैं, जो कि एक है ट्रस्ट के ट्रस्टी खुद और दूसरे हैं अयोध्या के मेयर। और इसीलिए मिस्टर पांडे ये कह रहे हैं कि हाई चांसेस हैं कि इन दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में। और इसी पे आम आदमी पार्टी के नेता मिस्टर संजय सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने शाम 7:10 पे 2 करोड़ में जमीन खरीदी और शाम 7:15 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय ने 18.5 करोड़ में उनसे ये जमीन खरीदी। क्या दुनिया में कहीं 5,50,000 रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते देखा है? ये काम किया क्या है? ये सवाल है आपके नेता मिस्टर संजय सिंह का। इस मामले में पूरी क्लैरिटी मिलने तक हमें वेट करना पड़ेगा कि आखिर सच क्या है। पर आपका इस पे क्या टेक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और वहीं पवन पांडे जी ने डिमांड किया है एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि उनका एक ये भी इल्जाम है कि जो अयोध्या के मेयर हैं और जो इस पूरे मामले में लोग इन्वॉल्व हैं, उनके कुछ पर्सनल रिलेशंस हैं वहां के काफी बड़े बड़े बिल्डर्स से, और इसीलिए इन सब ने मिलके ये पूरा घोटाला किया है मिस्टर पवन पांडे के हिसाब से। सो इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो, वेलकम टू लव लाइफ। दिस इज योर होस्ट शमशा नवाज खान। कल ही पीएम मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने रिवाइज्ड गाइडलाइंस बताई फॉर द वैक्सीनेशन पॉलिसी इन इंडिया। इसके थ्रू होगा ये कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन होगी वो 18 to 44 की एज ग्रुप के लिए भी बिल्कुल फ्री होगी। अभी जो वैक्सीनेशन चल रही है उसमें 45 प्लस के लिए गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीनेशन रख रखी है, बट 18 to 44 की फ्री वैक्सीनेशन बहुत सारे स्टेट्स में रोक दी गई थी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स। इसी से रिगार्डिंग कल ही पीएम मोदी ने ये चीज क्लैरिफाई की है कि 21 जून से इंडिया में 18 to 44 के एज ग्रुप को भी फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब जितना भी इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगा उसमें से गवर्नमेंट विल टेक 75% ऑफ द वैक्सीन्स एंड बची हुई 25% वैक्सीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स लेंगे। एंड वो 75% वैक्सीन्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और वो फिर इक्वली स्टेट्स में उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्योंकि अभी हो ये रहा था कि कुछ दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कह दिया था कि वो डायरेक्टली वैक्सीन लें कंपनीज से, एंड इस वजह से बहुत सारे स्टेट्स की ये कंप्लेन थी कि उन्हें शॉर्टेज हो रही है क्योंकि कंपनी से उन्हें डायरेक्टली वैक्सीन नहीं मिल रही हैं। इसीलिए इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर कर दी है कि अब कंपनीज से डायरेक्टली वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और उसके बाद वो इक्वली उन वैक्सीन को स्टेट्स में उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसी के साथ साथ कल एक और चीज अनाउंस की गई है कि अब जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन लगेंगी उन पे मैक्सिमम सर्विस चार्ज जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल कर सकता है वैक्सीन की एक डोज पे, वो होगा 150 रुपीज ओनली। इससे ज्यादा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस चार्ज के नाम पे आपको चार्ज नहीं कर सकता फॉर द वैक्सीनेशन।
दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यू गाइडलाइंस फॉर द वैक्सीनेशन पॉलिसी, जो कि कल पीएम मोदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है. Stay safe and stay home. Also, in case आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, then make sure to like, comment and share on the video, and also subscribe to our channel and hit the bell icon. Hello, welcome to Love Life. This is your host Ramsha Nawaz Khan. WhatsApp ने अपने 3 न्यू फीचर्स लॉन्च किए. सो एग्जैक्टली इन फीचर्स से होगा क्या एंड इनकी वजह से आपके WhatsApp यूज में क्या इफेक्ट आएगा. टू नो दिस, मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो WhatsApp के CEO एंड ज़करबर्ग ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये चीज कही है कि वो WhatsApp पे 3 नए फीचर्स लाने वाले हैं जो कि कुछ दिनों में आ जाएंगे. बट एग्जैक्टली ये फीचर्स हैं क्या और ये कैसे काम करेंगे एंड इनका आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं. सो WhatsApp के 3 फीचर्स जो आने वाले हैं दे आर कि सबसे पहले जो मैसेजेस हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे कुछ टाइम बाद. द सेकेंड विल बी द व्यू वंस फीचर, मतलब आप कोई भी चीज किसी को ऐसी भेज सकते हैं कि वो इंसान उस चीज को सिर्फ एक बार देख पाए. एंड द थर्ड फीचर विल बी कि आप अपने एक ही WhatsApp अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं. सो आइए इन फीचर्स को डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले जो हमारा डिसअपियरिंग मैसेजेस का फीचर है उसमें होगा ये कि पहले आपको याद होगा लास्ट ईयर ही नवंबर 2020 में WhatsApp ने एक चीज लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने टेस्ट किया था डिसअपियरिंग मैसेजेस का फीचर फॉर 7 days, कि 7 दिन बाद मैसेजेस अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते थे. और अब यही सेम चीज ट्राई की जा रही है फॉर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के बाद वो मैसेजेस सेल्फ डिस्ट्रक्ट होके चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. द नेक्स्ट फीचर इज द व्यू वंस फीचर. व्यू वंस का आप सबने आई एम श्योर इंस्टाग्राम पे जरूर देखा होगा, जहां आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बीइंग द सेंडर रिसीवर को कोई भी चीज ऐसे भेज सकें कि वो सिर्फ एक बार देखे और वो चीज अपने आप ही डिसअपियर हो जाए. तो WhatsApp पे भी ये सेम फीचर आ सकता है कुछ दिनों में. बट अनलाइक इंस्टाग्राम, जहां पे अगर रिसीवर उस भेजी हुई इमेज या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले तो आपको नोटिफाई होता है, WhatsApp पे ये चीज नहीं होगी एंड सेंडर को नहीं पता चलेगा अगर आपने कुछ भेजा है एंड सामने वाले इंसान ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो. द थर्ड फीचर विल बी कि आप मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर पाएंगे अपने एक ही WhatsApp अकाउंट को. अभी फिलहाल तक तो होता ये है कि अगर आपका WhatsApp अकाउंट है, आप एक अकाउंट को अपने फोन पे खोल सकते हैं और एक WhatsApp वेब पे खोल सकते हैं, और इसके बाद आप कहीं एक्सेस नहीं कर सकते किसी थर्ड डिवाइस पे अपना अकाउंट. बट इस फीचर के आने के बाद आप मल्टीपल डिवाइसेस, लाइक आप 3-4 डिवाइसेस पे भी अपना सेम अकाउंट खोल पाएंगे. एंड द चेरी ऑन द केक विल बी कि अगर आपका जो प्राइमरी डिवाइस है, लाइक आपका फोन जिसमें WhatsApp अकाउंट बना था, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना भी हो तब भी आप बाकी डिवाइसेस पे अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे. सो दिस इज ऑल दैट वी नो एज ऑफ नाउ कि WhatsApp में ये फीचर्स आने वाले हैं एंड ज़करबर्ग इज सेइंग कि ये फीचर्स कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इन केस आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन लाइक एंड शेयर द वीडियो. एंड अगर आपके दिमाग में इस फीचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आइडिया है देन कॉमेंट डाउन बिलो. वी विल मेक श्योर टू रीच यू बैक. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव लाइफ. दिस इज योर होस्ट रमशा नवाज. सो आई एम श्योर पिछले 1-1.5 सालों में आपने भी काफी सारी डिजीजेस एंड काफी सारी मेडिकल टर्म्स के बारे में सुना होगा. लाइक इन द कोविड सिचुएशन स्पेशली यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रेमडेसिविर, टोसिलुनामेब, सीआरपी, डी-डाइमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट अभी कोविड की वेव पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुई थी कि इंडिया में केम अनदर प्रॉब्लम, दैट इज द फंगस इन्फेक्शंस. एंड दैट टू इसमें एक इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, वन आफ्टर द अदर वी आर एक्सपीरियंसिंग सो मेनी फंगल इन्फेक्शंस. अभी तक इंडिया में टोटल 3 टाइप के फंगल इन्फेक्शंस रिपोर्ट हो चुके हैं, which is the black fungus infection, the white fungus infection and recently अभी यूपी में गाजियाबाद में येलो फंगस इन्फेक्शन का भी केस रिपोर्ट हो चुका है. ब्लैक एंड व्हाइट फंगस इन्फेक्शन की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो.
सो अब अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि येलो फंगस इन्फेक्शन क्या है, सो जस्ट लाइक द अदर फंगस इन्फेक्शंस, ये भी एक इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होगा आपको थ्रू द एम्बियंस, आप कैसे माहौल में रह रहे हैं. सो यू नीड टू इंश्योर कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे साफ सफाई अच्छी हो. देन आप अपने खाने पीने का ढंग से ध्यान दें. द फूड दैट यू आर ईटिंग शुडंट बी कंटैमिनेटेड. सेकेंडली, द काइंड ऑफ एम्बियंस यू आर लिविंग इन, स्पेशली अभी के टाइम पे इन अ प्लेस लाइक इंडिया एंड दिल्ली स्पेशली, थोड़ा मौसम ह्यूमिड है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप ह्यूमिडिटी ज्यादा अवॉइड करें, बिकॉज ज्यादा ह्यूमिडिटी इज लाइक आइसिंग ऑन द केक फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, स्पेशली अ फंगल इन्फेक्शन. सो येलो फंगल इन्फेक्शन वॉज बेसिकली ऐसा इन्फेक्शन जो पहले रेप्टाइल्स में ज्यादा रिपोर्ट होता था, बट नाउ द केसेस of humans being infected by this have been reported in India. So you have to take in consideration कि आप safe रहें. So now if we talk about people who are at risk, कि किन लोगों को normal लोगों के comparison में ज़्यादा chances हैं yellow fungus infection होने के, then again the people who have low immunity, जिनकी immunity weak है. एंड सेकेंडली वो लोग जिनके साथ कोई भी और कोमॉर्बिडिटी एसोसिएटेड है, लाइक वो जिनके साथ हाइपरटेंशन है, बीपी इश्यूज, जिनके जो डायबिटिक है, दैट इज आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, या कोई भी और कोमॉर्बिडिटी. अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स के कि येलो फंगस इन्फेक्शन होने पे आपको किस टाइप के सिम्टम्स एक्सपीरियंस होंगे, देन सिम्टम्स विल बी लेजीनेस, आपको बहुत ही थका थका फील होगा. The second symptom is lack of appetite, that is आपको भूख कम लगेगी. The third is you will be losing weight. The fourth one being आपकी आंखों में सूजन आ सकती है. The fifth one being हो सकता है आपको कोई चोट लगे तो उससे पस आए, या फिर उस चोट को ठीक होने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगे. एंड सीवियर केसेस में ये भी देखा जा सकता है कि ऑर्गन फेलियर हो सकता है विच कैन इवेंचुअली लीड टू डेथ. सो अगर हम बात करें हाउ टू प्रिवेंट एनी ऑफ द टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, भले वो व्हाइट हो, ब्लैक हो या येलो हो, सो द बेसिक आंसर विल बी हाइजीन. मेक श्योर कि आप अपना हाइजीन, अपना पर्सनल हाइजीन, अपने घर का हाइजीन, अपने खाने पीने का हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें. सेकेंडली, प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड बी हाइड्रेटेड. Thirdly, make sure that you use your mask properly, and also avoid using the same mask daily, because if you use that same mask daily, then in a situation like this and in a humid weather like this, there are chances that fungal infection can develop because of your mask. So to avoid any of the infections, चाहे वो ये fungal infections हो, the white, yellow, black, या फिर वो कोविड खुद ही हो, the golden rule, the golden triad will be one. Stay home, stay safe. If you're stepping out, mask well and sanitize yourself.